हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरी क्लास में। तो हम कर रहे हैं क्लास छठी का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 हिस्ट्री का। तो जिन बच्चों ने मेरी लास्ट 2 पार्ट्स इस वीडियो के नहीं देखे हैं वो देख लेना, क्योंकि ये थर्ड पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, सभी देख लेना। और प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों को नॉलेज मिल सके, चैप्टर समझ में आ सके। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ तक हम कर चुके थे। ये जो पार्ट था हमारा, ये वाला जो पार्ट था, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। क्या बोलता है, देखिए, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। ठीक है, हम सभी को पता है कि भाई जानवर, भाई देखो, ये नेचुरल है, सभी जानवरों के बच्चे भी होते हैं, प्रजनन भी होता है, सभी कुछ होता है, तो नेचुरल। लेकिन इस चीज़ का हम अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये सब चलता ही रहता है, ये नेचर है, नेचुरल थिंग है, भगवान की बनाई हुई है। लेकिन इंसान इसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर रहा है, और इसमें जानवरों का भी फ़ायदा है, उन्हें देखभाल मिल जाती है। जब वो हम उसे पालेंगे तो उसकी देखभाल भी करेंगे, उसके खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, तो एक तरह से जानवरों की भी सेफ्टी का हो जाता है। तो यहाँ देखिए, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो पशुपालन को यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो पशुपालन है वो भोजन के भंडारण का एक बड़ा स्रोत बता रहे हैं। भोजन के अतिरिक्त, देखिए क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर, भोजन के अतिरिक्त क्या क्या मिल सकता है, आज जानवरों को कैसे उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमें मांस भी मिलता है, उनसे दूध भी मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे शिप है, शिप से हमें ऊन मिलता है ना। हम बच्चों देखो, होता है जो शिप होता है उससे हमें वूलन मिलता है। बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके जैसे हाथी है, हाथी के दांतों का यूज़ किया जाता है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे शिप का एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। मांस मिलता है, उनके जो स्किन होती है, जो जानवर की स्किन होती है, उसको चमड़े के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे चमड़े का, लेदर का आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, पर्सेस लेते हो, बैग्स लेते हो, ठीक है, शूज़ बनते हैं। तो और बहुत सारे यूज़ हैं उसके। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। एक मानचित्र दिया हुआ है, उसके ऊपर आगे देखेंगे हम। यहाँ पर मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 पर देखिए, लास्ट में जाकर हमें मिलेगा। अभी हमें पेज नंबर 8 चल रहा है यहाँ पर। तो जो पेज नंबर 13 है उसमें क्या गया, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। देखिए, पेज नंबर 13 पर चलते हैं। यहाँ देखिए, पेज नंबर 13 जो है, यहाँ पर एक मैप दिया गया है। यहाँ पर नहीं दिया गया है, पेज नंबर 13 पर कहाँ दिया गया है? देखिए, ये दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप के ऐसे ऐसे चित्र यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, यहाँ तक हो चुका था हमारा। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, आधुनिक कश्मीर मीन्स जो आज का कश्मीर है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो कश्मीर है, उसके और पूर्वोत्तरी दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले। देखिए, जो 13 पेज पर जो कह रहा है ना कि भाई पेज नंबर 13 पर देखो, एक मानचित्र दिया गया है, उसमें तुम्हें नीले वर्ग दिख रहे होंगे। तो ये अभी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
वास्तव में ये निर्दिष्ट कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। क्या बता रहा है कि ये जो हमें दिखाए गए हैं, ये पशुपालक जो पुराने टाइम में जो रहे लोग, वो कैसे खेती बाड़ी करते थे, किस टाइप के किसान होते थे, कैसे वो किस टाइप के औजार यूज करते थे, पशुपालक की बस्तियां कैसी थी। ठीक है, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले। वैज्ञानिक देखो वो नहीं होते जो सिर्फ साइंस में लगे, वैज्ञानिक वो भी होते हैं किसी चीज़ की खोज करना, कुछ नया खोजना। तो जो इतिहास की खोज करते हैं वो भी ऐतिहासिक वैज्ञानिक होते हैं। तो यहाँ देखिए जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या खोजा है कि यहाँ पर देखिए इसे जांचने पर मिला है कि वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों के अध्ययन करते हैं। इनमें से सबके रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। क्या कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, जो यहाँ पर जब इसकी स्टडी की जा रही है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद जानबूझकर जलाए गए होंगे या गलती से जल गए होंगे, कुछ आग वाग लग गई हो गई। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। आज हम जो जीवन जीते हैं, हम सबको पता है, आज हम रियलिटी में, आज 2020 में हम जैसी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, 2022 में 20 में जितनी भी आज के टाइम की जो लाइफ है हमारी, उसके अंदर हम आधुनिक जीवन जी हम स्टे करते हैं एक जगह स्थायी। हमें फूड एक ही शॉप से हमें दूध दही राशन का सामान ग्रोसरी है वो सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए अब जो जीवन जी रहे हैं वो हम स्थायी जीवन। अब कैसा जीवन जी रहे हैं हम? स्थायी जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अब पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे बनाते थे। बुर्ज होम मतलब जो वर्तमान में अभी कश्मीर में है, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। कि ये क्या होता है, ये ज़मीन के नीचे बना लेते थे, जिसे आज हम बेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये पुराने टाइम का बेसमेंट ही कह लीजिए कि वहाँ पर बनाते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। आज हाँ आपको पता होगा ना, बेसमेंट्स में मॉल्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, पार्किंग भी होती है बेसमेंट के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। ऐसे ही उस टाइम में जब जो इंसान था वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा था, तो उसने जब बेसमेंट, पुराना बेसमेंट जिसे बुर्ज होम कह रहा है कि गर्तवास कह रहे हैं, ये इस टाइप का होता था। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, ये एक अनुमान लगाया गया। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। आप बनाओगे तो कैसा बनाओगे? एक अगर एक्टिविटी दी जाए कि भाई एक गर्तवास का चित्र बनाओ, तो आप कैसा बनाओगे? बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टोन्स, ऐसे पत्थर मिले हैं, नुकीले हैं, अलग अलग आकृति के हैं, जो पुराने जो पत्थर मिले हैं उनसे अलग हैं। तो इसलिए इनको जो है ना वो नवीन, उसमें नवपाषाण युग में डाल दिया गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ये आज भी होता है, बस शेप बदल गई है, तरीका बदला है। ओखली और मूसल आज भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना बच्चों? आज हजारों साल के बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स दी गई हैं, ये क्या कह रहा है, ये नवपाषाण के, देखिए ये देखिए ये नुकीला है। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर शेप में है, ये अलग अलग शेप के हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये नवपाषाण युग के औजार हैं। आगे देखते हैं, ये एक मटका यहाँ पर दिया गया है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर
अलंकरण भी किया जाता था। ठीक है, जिस टाइप के मिले हैं, देखो यहाँ पर नीचे दिया गया है। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा जाता होगा? देखिए इस पर पॉलिश भी की गई है ना, दिख रहा है आपको? पॉलिश भी की है, प्लेन है, मिट्टी का बर्तन है। आगे देखिए मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कभी कभी इन पर अलंकरण भी, अलंकरण वही होता है पॉलिशिंग वगैरह करना, उनको सजाना। ठीक है, बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। गेहूं है, चावल है, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कि बता रहा है कि भी ऐसा नहीं है। ठीक है, कि परिवर्तन होता रहता है। लोग, स्त्री है, पुरुष है, शिकार भी होता है, भोजन संग्रह भी होता है, काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं समय अनुसार। आगे देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। देखिए एक यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये मेहरगढ़ का एक चित्र दिया गया है। मेहरगढ़ के घर का चित्र है ये। देखिए मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे, है ना? मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की समानता क्या दिखाई देती है तुम्हें? आप कंपेयर करना, क्या आपका घर ऐसा होता है जैसा इसमें दिखाया गया है? मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। अब यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है एक चित्र। यहाँ देखिए यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। ठीक है, जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें से हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। देखिए पुराने ज़माने में जगह की कमी तो थी नहीं, बड़े बड़े घर होते थे, नॉर्मली होता था इतना। उनको अपने जानवर रखने के लिए अलग चाहिए होता, फिर उनका चारा रखने के लिए अलग से चाहिए होती थी जगह। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी कई कब्रें मिली हैं। क्या बता रहा है? देखिए ये कब्र का चित्र यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए ये कब्र का चित्र है, मेहरगढ़ की एक कब्र का चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? आप बताओ इसमें से कौन सा है, इसमें बकरी का कंकाल कौन सा है? इस चित्र में आप बता सकते हो? एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया। पहले लोग सोचते थे कि भाई जिंदा था तब इतना कुछ खाता था, ये सारी चीज़ें यूज़ करता था, शायद मरने के बाद भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो इसके साथ ही जितनी इसकी प्रिय चीज़ें होती थी उनको दफना दे। उसके खाने की चीज़ें, उसके कपड़े की चीज़ें, उसके खाने के बर्तन, उसका सारा सामान उसके साथ दफना दिया जाता था। अब आगे देखते हैं। ये एक फ्रांस का दिया हुआ है अन्यत्र। ये कुछ अलग है। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। यहाँ देखिए ये एक फ्रांस की गुफा की चित्रकारी है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या बता रहा है? अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बन गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंघा, सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं।
देखो बेटा यहाँ पर ये देखिए, ये देखो, ये गैंडे जैसे शक्ल का दिख रहा है, ये बारहसिंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो अलग अलग टाइप के आपको नज़र आ रही होंगी। ऐसे बहुत सारे चित्र मिले हैं। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभवतः कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता है। जैसे आजकल हम जैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, तो हम अपने घर को सजाते हैं ना, तो उसी तरह से ये सेलिब्रेशन का एक तरीका होता होगा कि ये सजाते होंगे अपनी वॉल्स को इस तरीके से। शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा ये, ठीक है, ये उस तरह का है। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हो? तो यही है कि भाई जैसे हम अपनी चीज़ें सजा, अपना उत्साह प्रकट करने का तरीका होता है, मनोरंजन करने का, अपनी खुशी प्रकट करने का, उत्साह जताने का, उसी तरीके से ये लोग भी इसका यूज़ करते होंगे। आगे देखते हैं। देखिए, एक नवपाषाणिक पुरास्थल एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल ह्यूक तुर्की में है। क्या बता रहा है कि एक चताल ह्यूक तुर्की में है, इसे ढूंढना है आपको, ठीक है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया एक चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। क्या कह रहा है कि उस समय यहाँ पर क्या क्या लाया गया था सीरिया से? एक चमकदार पत्थर है उसमें से, ठीक है, एक लाल सागर की कौड़ियाँ हैं, भूमध्य सागर की सीपियाँ हैं। लेकिन वो एक चीज़ कह रहा है कि ध्यान रहे कि उस टाइम तक पहिए का निर्माण नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? कल्पना करो, ठीक है, कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखिए, आपके पास जिन बच्चों के पास बुक है वो ज़रूर देखें, ठीक है। मैं इसको यहीं क्लोज करूँगी, आगे नहीं करवाऊँगी कंप्लीट, यहीं पर मेरा कंप्लीट होता है चैप्टर। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो इसे ज़रूर करने की कोशिश करें, ठीक है। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की के एक भीतर दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता कर रहे हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे, फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे, ठीक है। अंदर आप इमेजिनेशन करो एक, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि आप इमेजिन करो कि भाई तुम 12,000 साल पहले किसी गुफा में रहते हो, ओके, और तुम्हारे मामा जो है वो दीवार पर चित्र बना रहे हो और तुम उनकी हेल्प करने के लिए कलर बना रहे हो, दीवार पे लाइंस खींच रहे हो, और तुम्हें ये सब काम करते हुए तुम्हारे जो मामा जी हैं वो तुम्हें कहानियाँ सुना रहे हैं, कुछ स्टोरीज सुना रहे हैं। तो ये सब क्या बेटा, ये चैप्टर आज यहीं पर क्लोज होता है मेरा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो ये आगे क्वेश्चन आंसर हैं ये आप करना, कोशिश करना, मैं कोशिश करती हूँ मैं आगे इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, अपनी सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज मिले। सब्सक्राइब करना, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। लाइक कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।